अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक साथ होंगे या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पहले होंगे या फिर सिर्फ पंजाब में इंतखाबात सबसे पहले होंगे? इस हवाले से इबहम दूर होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद और बढ़ गया है। खासतौर पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख एक मौमा बनी हुई है। पहले गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से इनकार किया, मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहाँ से यह मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने से इनकार कर दिया तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख दे दी। अभी मामला लाहौर हाई कोर्ट में ही था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के कहने पर अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई, तनाज़ात और एतराज़ात बढ़ते चले गए। 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हो गया, 7 रुकनी बेंच 5 रुकनी हो गया, 5 रुकनी बेंच 3 रुकनी हो गया और 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया और बाकी 4 जजेस ने अलग अलग नोट दे दिए। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की दी गई तारीख यानी 30 अप्रैल से इत्तफाक कर लिया, मगर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान ये मामला अटका हुआ है। 3 रुकनी बेंच हुकूमत को फंड जारी करने का हुक्म देता है, हुकूमत पार्लियामेंट के पास चली जाती है और पार्लियामेंट इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद ही तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 14 मई कर दी, मगर फंड जारी फिर भी नहीं हुए, जिस पर अदालत ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मौका दिया। मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और आज ये पोजीशन है कि मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। कल रात मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का दावा अलग है और तहरीक इंसाफ का दावा अलग है। कल रात मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद हुकूमती कमेटी के रुकन इसहाक डार ने बताया था कि इलेक्शन कब हो, इस हवाले से दोनों इतराफ की अपनी अपनी तारीखें हैं, लचक आई है और अब उन्होंने भी अपनी क़यादत से बात करनी है और हमने भी करनी है। दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कब हो और उस इलेक्शन के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। लचक आई है लेकिन वो हम एक पॉइंट में भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। लेकिन इसके बाद तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर हमारा इत्तफाक नहीं हो सका। हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगे। एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहां कहां हमने लचक दिखाई। पेशरफ इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। यानी तहरीक इंसाफ ने ना तो ये ऐलान किया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं और ना ही खुलकर ये कहा है कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेगी, लेकिन ये ज़रूर कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल का हुक्मनामा मिनोअन नाफिज करवाए। मुअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाया जाए। तहरीक इंसाफ ने अदालत में करवाई गई यकीन दहानी की रोशनी में खुसूसी मुज़ाकराती कमेटी कायम की। तहरीक इंसाफ और PDM इत्तेहाद की मुज़ाकराती टीमों ने पूरी नेक नियति से 27, 28 अप्रैल और 2 मई को बातचीत की। फरीक़ैन के माबैन 3 नकात पर इत्तफाक़ राय हुआ। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए 4 शराइत पेश की। तहरीक इंसाफ एक ही दिन इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते के कौमी सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील कर दिया जाए। कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात तीनों असेंबलियों की तहलील के 60 दिन के अंदर यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में करवाए जाएँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को 90 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंतखाबात में ताख़ीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान वापस कौमी असम्बली में जाएंगे और इत्तफ़ाक़ राय से सिर्फ एक बार के लिए आईनी तरमीम की जाएगी। इन नकात पर मबनी एक तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा जिसे अदालत उस्मा के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में कहा गया है कि PDM इत्तेहाद ने हमारी इन तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। PDM इत्तेहाद के मुताबिक कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ 30 जुलाई को तहलील की जाएंगी और इंतखाबात असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर बैक वक्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक़िद होंगे। आईनी तरमीम के जरिए मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से आईनी तरमीम पर भी दोनों इतराफ में इत्तफाक़ राय का फुक़दान है। चुनाचे मुअज़्ज़िज़ अदालत
पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अपने 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मिनोअन निफाज का एहतमाम करे। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसने 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, लेकिन साथ ही मामले में इबाहम भी छोड़ दिया है। 27 अप्रैल की समाअत में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी और रिमार्क्स दिए थे कि इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन आज तक वो हुक्म जारी नहीं हुआ है और ना ही केस की समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर की गई है। 14 मई में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और कल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कह चुका है कि अब 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर रखा है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अदालत का यह इख्तियार चैलेंज कर दिया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि अदालत उज़्मा अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। आइन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अब हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी हैं, मगर तहरीक इंसाफ की डिमांड मानने को तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अदालत खुद 14 मई की तारीख पर भी बज़िद है, मगर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का कहकर खामोश भी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि अदालत इंतखाबात की तारीख दे ही नहीं सकती। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है और असलम भूतानी को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया है। स्पीकर कौमी असम्बली के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। साथ ही नून लीग के रहनुमाओं मलिक अहमद खान और अता तारड़ ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किया गया है। रेफरेंस में दरख्वास्त की गई है कि पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में कानूनी कार्रवाई की जाए और रेफरेंस के साथ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का मतन लगाया गया है और पीटीआई टिकट होल्डर्स की फहरिस्त देकर दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। रेफरेंस के मुताबिक माली, इखलाकी, खुली करप्शन पर यह शिकायत दायर कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के पार्टी इंतखाबी टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है। एक सियासी जमात ने कानून, इखलाकियात और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक जमात पार्टी टिकटों में करप्शन करके सियासत का मुकद्दस शोभा गंदा कर रही है। इलेक्शन को जानवरों की खरीदारी बना दिया गया है। आइन, कानून, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, क्योंकि ऑडियो से मुल्जिम अबूजर को इमरान खान के पार्टी इंतखाबी टिकट देने से हकीकत साबित हो गई है। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर कोई नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने तो दरवाज़ा खुला छोड़ा है, मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और जो उन्होंने जवाब जमा कराया है उससे बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि उन्होंने तो लचक दिखाई। एक दिन इंतखाबात के लिए भी राज़ी हुए। जो इंतखाबात की तारीख है 14 मई की जगह एक साथ कराने के लिए तकरीबन 2.5 महीने आगे जाने के लिए भी राज़ी हुए, 2 से 2.5 महीने। आप लोग सिर्फ 15 दिन पीछे आने के लिए तैयार हुए कि जी मिड अगस्त की जगह हम जुलाई के आखिर में तोड़ देंगे, इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। तो आप इनफ्लेक्सिबल थे, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे? देखें, वो इस बात पे तो एग्री हुए और उन्होंने इस बात की अहमियत को और इस आइनी पोजीशन को तस्लीम किया कि मुल्क में जनरल इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए और इस तरह से स्प्लिट इलेक्शन जो है वो असम्बलियों के वो ना तो उनके फेयर होने का चांस है और ना ही जो है वो मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन वो अपनी इस गलती को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस आइनी जुर्म को तस्लीम करने से जो है वो गुरेज़ा हैं कि एक आदमी ने अपनी झूठी अना, अपने तकब्बर और अपने जो है वो मुजरमाना जहन से जो है वो उसने सिस्टम के ऊपर हमला किया और मुतअद्दिद हमले किए। उसने कैपिटल का घिराव करने की कोशिश की, उसके बाद उसने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद वो इंसानों का समुंदर लाने की जो है वो तरफ गया। लेकिन हर मरतबा जो है आवाम ने उसके इन साजिशी हथकंडों को जो है वो नाकाम किया, उसके ऊपर कान नहीं धरा, तो फिर आके उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। उन्हें इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और मामला ये है कि अब इनकी इस यानी साजिश के नाकाम होने पर किस बुनियाद के ऊपर जी हम बाकी असम्बलियाँ जो है वो वक्त से पहले तोड़ दें। पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली तो उन्होंने तोड़ी है इस जहनीत के साथ और पंजाब में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, KPK का नाम ही नहीं लेते। बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली और कौमी असम्बली जो है
वो इनकी इस साजिश में नाकामी के ऊपर इनको इनाम दिया जाए कि जी हम ये असम्बलियाँ 3 जो हैं वो हम आपके लिए तोड़ देते हैं। ये जो 15 दिन की गुंजाइश दी है, ये भी मैं समझता हूँ कि कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। लेकिन चलें, अगर नेगोशिएशन टीम ने इनकी दिलजोई के लिए जो है वो 15 दिन का टाइम दे दिया तो उसे ये काफ़ी समझें। सब यानी कि अब इससे ज़्यादा नादम होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग किसी गुंजाइश के लिए तैयार नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि आप लोग जून के मिड या जून के आखिर तक कोई 1 आध महीना और पीछे आके अब आप नहीं है इस बात के लिए तैयार, जो भी था कल हतमी हो गया। नहीं देखें शाहजेब, अगर कोई आदमी जो है वो सिस्टम के ऊपर हमलावर होता है, कोई आदमी जो है वो गलती करता है और उसके बाद वो नाकाम होता है, तो क्या उसको उसके ऊपर प्रीमियम दिया जाएगा? बल्कि उसको तो सज़ा दी जानी चाहिए। इन्होंने सिस्टम के ऊपर हमला किया और कोशिश की कि सिस्टम जो है वो टूट जाए और सिस्टम जो है वो गिर जाए, लेकिन सिस्टम में इतनी जान थी कि वो कायम रहा। तो अब इसके ऊपर इनको इनाम दिया जाए कि जी 2 आपने तोड़ दिए तो 3 आपकी खातिर तोड़ देते हैं। ये असम्बलियों को खिलौना है। फिर इसाक डार साहब क्यों कह रहे थे कि मुज़ाकरात जारी हैं? वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जानी मगर चाहिए। इसाक डार के मुताबिक तो आप लोग अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ चली गई है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इसाक डार साहब क्यों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जी अभी भी क़यादत से बात करेंगे? आप तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आप कह रहे हैं 15 दिन भी बहुत दे दिए, ये भी ना देते हैं, तो इससे कम के लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी मुज़ाकरात अब ख़त्म है ना, डेड हो चुके हैं। नहीं देखें, किसी वक्त भी इंसान को अपनी हमाकत का जो है वो एहसास हो सकता है। इनको अपनी गलती का वैसे अंदर से तो एहसास हुआ है। ये ख़ुद समझते हैं कि हमने कौमी असम्बली का बाइकाट करके और इस्तीफे दे के गलती की। अब वापस आने के लिए जो है वो हाथ पांव मार रहे हैं। ये ख़ुद अपनी महफ़िलों में जो है ये ख़ुद कहते हैं कि हमने अपनी असम्बलियाँ तोड़ के और हुकूमतें ख़त्म करके जो है वो बहुत बड़ी गलती की, और अपने लीडर को भी जो है वो बड़ा कोसते हैं कि इस पागल ने मरवा दिया हमें, लेकिन उसके सामने बात कोई नहीं करता। तो हो सकता है कि इनको इस गलती का एहसास हो और ये वापस आएँ और कहें कि जी हमें इस कोताही के ऊपर जो है वो माफ़ करें और 1 दिन इलेक्शन की बात हम मान गए हैं, तो अब अक्टूबर की को जो डेट बनती है उसके ऊपर इत्तफाक कर लें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो वैसे उसने 8 अक्टूबर डेट दी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 अक्टूबर को डेट जो है वो मेरा तो ख्याल है कि बड़ी मुनासिब है और इन्हें तैयारी करनी चाहिए। और इस वक्त तो वो वक्त है कि आप इलेक्शन को फ्री और फेयर इंश्योर करने के लिए कोई लेजिस्लेशन करें, कोई जो है वो रूल्स को अमेंड करें ताकि ये इलेक्शन जो है ये फ्री भी हो, फेयर भी हो और ऐसे तरीके से हो कि सबको इसके रिजल्ट के ऊपर यकीन हो। अच्छा, लेजिस्लेशन करने के लिए उनका जो रास्ता है पार्लियामेंट में वापसी का वो आपको खोलना पड़ेगा। आपने कहा कि वापस आना चाहते हैं, वो तो लिख ही रहे हैं। अपना जो अदालत को जवाब है उसमें वो लिख रहे हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वापस जाएंगे और इत्तफ़ाक़ के राय से सिर्फ एक बार के लिए आइनी तरमीम की जाएगी। आप लोग इस बात के लिए भी राज़ी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में वापस आएँ और आप उनके साथ मिलकर केयरटेकर सेटअप बनाएं? आप लोग इस बात के लिए भी राज़ी नहीं है, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। नहीं तो केयर टेकर सेटअप ये भागे क्यों थे? किसने कहा था इनको कि आप ये हरकत करें? अगर गलती की है तो उस गलती की सज़ा ये भुगतें। यानी हर वक्त जो है वो इनकी मर्ज़ी का यू टर्न तो नहीं इनको दिया जाएगा। तो मामला ये है कि ये इस चीज़ को तस्लीम करें कि हमने ये गलती की, हमने असम्बली के ऊपर ख़ुद कुछ हमला भी किया, लेकिन हमारा ये सारा जो है वो बात जो है वो सिस्टम को जो है वो गिरा नहीं सका और अब हम खुद गिरे पड़े हैं। सब ये जो है ये राणा साहब कुछ अरसा पहले तक आप लोग बैकफुट पर थे, तो नहीं हो सकती। कुछ अरसा पहले तक आप लोग बैकफुट पर थे जब सुप्रीम कोर्ट तारीख दे रही थी। अब जबकि पार्लियामेंट साथ खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा तक नहीं आ रहा है, उन्होंने अगली तारीख भी नहीं लगाई है, तो ऐसा तो नहीं आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? बजाय इसके कि डेड एंड से निकालें आप मामले को, आप तो ये कह रहे हैं कि नाक रगड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आके कहे कि हमसे गलती हुई है, माफ़ी मांगे, फिर इजाज़त देंगे। फिर मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे ना, फिर तो ये आप बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि जी अब आप अपनी नाक रगड़े, तो फिर मुज़ाकरात के जरिए तो इस तरह हल नहीं निकलेगा। नहीं देखें, कौम को, मुल्क को, सिस्टम को धमकियां देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं आके हर चीज़ सील कर दूंगा, मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँगा। अगर एक आदमी जो है वो इस किस्म की हरकतें करे और उसके बाद जो है वो उन हरकतों में अपनी में जो है वो नाकाम हो,
तो फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ जो सलूक होना चाहिए हम तो वो सलूक नहीं कर रहे, बल्कि हम तो आइन के ऊपर कायम है और उस आइनी रास्ते के ऊपर हम उनको कहते हैं कि आप आएँ, बैठें, इस इलेक्शन को फ्री और फेयर तौर पे कराने के लिए हम सारे इंतज़ामात करें और उसके बाद असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और मुद्दत पूरी करने के बाद जो है, अब देखें ना, ये दोनों असम्बलियाँ जो हैं जो इन्होंने तोड़ी हैं, इन्होंने ये स्पीकर जो हैं वो गए नहीं है, जा नहीं रहे वो कि जी बहाल कर दें दोबारा। तो कभी ये बहाल करवाने पे और कभी तोड़ने पे जो है वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। इन्हें चाहिए कि ये अपनी गलती को चलो बस अब ये तो जैसे अतर मिनाला साहब ने भी अपने नोट में लिखा कि एक जमात फोरम शॉपिंग के लिए अदालतों को इस्तेमाल करती है, कभी इस्तीफे देती है, कहती है कि इस्तीफे कबूल करा दे अदालत आके, कभी कहती है कि इस्तीफे हमारे कबूल नहीं होने चाहिए। ये तो जैसे अतर मिनाला साहब ने भी लिखा, मगर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो 3 रुकनी बेंच है जिस पर आपको बहुत एतराज़ है, उनका अभी भी फैसला फील्ड में है, जो कि 14 मई को इंतखाबात कराने के लिए है, जिसमें 10 दिन रह गए हैं, जिसकी आप फंड जारी करने की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि संगीन नताइज होंगे, मगर उन्होंने अगली तारीख नहीं दी है और ना ही पिछला ऑर्डर जारी किया है। तो वो तलवार तो आपके सर पर अभी भी लटक रही है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए को क्या मौक़िफ़ देंगे? यही मौक़िफ़ देंगे कि जी इनसे कहें पहले माफ़ी मांगे फिर हम बात करेंगे इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही कहेंगे कि आइन में जो दर्ज है आइन के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। कोई 2 असम्बलियाँ इन्होंने जो तोड़ी हैं वो इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई आइनी काम नहीं किया, तो 3 असम्बलियाँ जो हैं वो इनकी इस ख्वाहिश के ऊपर तो कुर्बान नहीं की जा सकती। और जो एक असम्बलियों की मियाद है उसके बाद इलेक्शन की जो है वो मीनवाइल तैयारी की जाए और उसके बाद फ्री और फेयर इलेक्शन का जो है इनेकाद किया जाए। ये बड़ी फेयर बात है। और जहाँ तक 14 मई का तल्लक है, वो तो शाहजेब कोई जिन्नात ही अगर आ जाएं और इलेक्शन करवाने के लिए कोई इंतज़ामात कर दें तो कर दें। बाकी इलेक्शन कमीशन और किसी के तो बस में नहीं है कि अब 14 मई को इलेक्शन हो सके। अच्छा, 14 मई को तो नहीं होंगे, बट 14 दिन की पहली गुंजाइश, 8 अक्टूबर की डेट जो है वो तय है। 14 मई की भी गुंजाइश 14 दिन की खुद सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी। 30 अप्रैल की जगह 14 मई की तारीख दी। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपका इख्तियार नहीं है तो हमारा इख्तियार है, तो अदालत 14-15 दिन की और गुंजाइश पैदा कर देगी और फिर आपके सर पर तलवार लटक रही होगी अगर आप मुज़ाकरात के जरिए मामला नहीं तय कर रहे हैं। तो चलें, जहाँ पे ये 30 दिन की गुंजाइश पैदा करनी है वहाँ पे 60-65 दिन की कर दे और सारा मसला हल हो जाए। इन ज़िदों में और इस तरह के बचगाना जो है वो तरीके से मामलात को तय करने में क्या पड़ा है। आप अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है चाहिए कि हमने हमाकत की, हमने गलती की और उस गलती में जो है वो हम अब पकड़े गए हैं, तो चलो माफ़ी मांगे ना मांगे लेकिन अपनी गलती के ऊपर जो है वो अपने आप को रुजू करें। आपको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पर है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, इसलिए वो फ्लेक्सिबल हुए। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा नहीं जारी कर रही है तो आपको लग रहा है वो भी बैकफुट पर है। मगर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया तो क्या आप लोग खुद भी चाह रहे हैं कि ये हो जाए, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसमें आप लोगों को एक विक्टिम कार्ड ही मिल जाएगा? नहीं, देखें, इसमें जो है वो आज जो पिटीशन दायर की है इलेक्शन कमीशन ने, वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे काम करने हैं। डिक्टेटरों को जो है वो सनद जवाज़ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। उन्हें आइन को अमेंड करने का भी इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही देना है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिटायर होकर जो है वो सियासी जमातों के टिकट भी बेचने हैं। ये सारे काम जो है वो एक ही अदारे ने तो नहीं करने ना, बाकी अदारे जो है वो बनाए गए हैं या जो उनका वजूद है, तो उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। तो सबको अपना अपना काम जो है वो करने दिया जाए तो सारे काम जो है बेहसन तरीके से अंजाम पा जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मगर मामला इस वक्त सिर्फ पंजाब के इंतखाबात की हद तक और अदालती हुक्म तक महदूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं। दोनों अपनी अपनी डोमेन में एक दूसरे पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अब बाकायदा दोनों सुप्रीम इदारे एक दूसरे की कार्रवाइयों और माली मामलात का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजिस को खत लिखकर पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में अदालती मुदाखलत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया था, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया है और कौमी असम्बली के इजलासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिस पर कौमी असम्बली में शोर मचा और तजवीज़ दी गई कि चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए
कि उन्होंने ये रिकॉर्ड क्यों मांगा है। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर कौमी असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असेंबली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत का जिक्र किया था, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने अदालती मुदाखलत से मुताल्लिक स्पीकर से रिकॉर्ड तलब किया, मगर पार्लियामेंट इस पूरे मामले को तशवीश से देख रही है और आज बाकायदा इस पर कौमी असेंबली में बहस हुई है। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि स्पीकर अराकीन असेंबली से पूछे बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकता। इस हवाले से हाउस पर मबनी तमाम अराकीन की कमेटी बनाई जाए और चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने रिकॉर्ड क्यों मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का रिकॉर्ड मांगा है। हाउस का रिकॉर्ड इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है और स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अगर आपसे मांगा गया है, आप हाउस से पूछें कि मुझे इजाजत है रिकॉर्ड देने की या नहीं है। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। कल हमने एक कमेटी तश्कील दी थी, एक से हाउस से मोशन आया था उस पे। मैं समझता हूँ कि अगर हाउस इजाजत देता है तो मैं उसी कमेटी को ये काम भी तफवीज कर देता हूँ। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। करारदाद के जरिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक होने वाली आईनी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। वो आईनी अदारे जो हैं, आप माने या ना माने, वो आमने सामने आ चुके हैं। रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करें, उस रेजोल्यूशन के जरिए आप कमेटी बना दें सारे हाउस की, जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके इस वक्त जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है इनका। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरबान हो लें। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट के 10 साल के ऑडिट से मुतालिक नोटिस जारी किया और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर को तफसीलात के साथ तलब कर लिया है, जिससे मुतालिक आज बाकायदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कौमी असेंबली को इस हवाले से आगाह किया। 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। हमने ये भी मांगा है सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर, स्पीकर, नेशनल असेंबली, सेनेट चेयरमैन, इन सबको और इसी तरीके से चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। मैंने इसलिए यहाँ पे बात ये की है, मैं चाहता हूँ कि ये हाउस और स्पीकर साहब आप हमारे साथ इसमें खड़े हों। 16 मई को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलब किया है सर 2021 से 2021 वो 10 साल का रिकॉर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। साथ ही कल नूर आलम खान ने पार्लियामेंट में यह वाज़ेह किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर कमेटी के सामने पेश नहीं हुए तो वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अब जहां पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों पर तैनातियों के लिए जस्टिस काजी फाइजा की तरफ से जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। जस्टिस काजी फाइजा के खत के मुताबिक जस्टिस मज़हर आलम खान और जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट के बाद यानी जुलाई 2022 और अगस्त 2022 से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं। आर्टिकल 176 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस की उस तादाद पर मबनी होगी जिसका तयन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1997 का एक्ट वाज़ेह करता है कि चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 16 होनी चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बगैर किसी मुनासिब वजह के कम रखी जाती है तो मेरी राय में ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। जिसे काजी फाइजा के खत के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 53,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और 9 साल पहले ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद इनसे आधी थी। अवामी मफाद मजरू हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद इस नहज पर पहुंच गई है जहां वो इन केसेस के ढेर को सुनने के काबिल ही नहीं है।
मैं ये दरख्वास्त करता आ रहा हूं कि जैसे ही असामी खाली हो तो जजेस को तैनात किया जाए। 1 माह बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों पर होगी और ये असामियां उन छुट्टियों से पहले पुर की जाएं ताकि जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। जैसे काजी फाइजा के खत के मुताबिक मैं जुडिशल कमीशन के जायजे के लिए तजवीज़ देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों पर जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस मुसर्रत हिलाली को तैनात किया जाए। जस्टिस अहमद अली शेख सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली को मुत्तफिका तौर पर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था। सिंध की आवाम को मायूसी हुई जब उनके चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खदशात हैं कि उनके सूबे से सिर्फ एक जज सुप्रीम कोर्ट में है। आइन कहता है कि नस्ल, जिन्स और जाए पैदाइश की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मौजिज़ चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस, मैं तवक्को करता हूँ कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द अज जल्द बुलाएंगे क्योंकि ये दोनों जजेस चंद माह में रिटायर हो जाएंगे। यानी जजेस की तैनाती, सूबोटों के इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं और इसी दौरान पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने हैं। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई है और तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है। मामला यहाँ से कहाँ जा रहा है? सीनियर सहाफ़ी और बाहिर कानून मुनीर फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीर फारूक, बहुत शुक्रिया। मुनीर, आपको क्या लगता है इस वक्त की सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ चली गई है अदालत और अदालत को कह रहे हैं कि अब आप अपने 14 मई वाले फैसले पर अमल दरामद कराएं क्योंकि हम तो फ्लेक्सिबल हुए थे, जुलाई तक के लिए माने थे, हुकूमत नहीं मानती नजर आ रही है। अभी इमरान सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं जो 15 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई मुज़ाकराती कमेटी ने वो तो उस पर भी मुतमईन नहीं है, ज़्यादा और नहीं दिखानी चाहिए। तो अदालत इस वक्त क्या ऑप्शन आपको नजर आते हैं? अदालत कोई नया हुक्म जारी कर सकती है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, अदालत ने ख़ुद को एक सियासी थिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया है। इलेक्शन बहरहाल सियासी मामला होते हैं। अब अदालत ने क्योंकि बड़ी जल्दी ही अपने पैदर पे ऑर्डर्स जारी किए, लिहाजा बहुत सारा टाइम जो कि अब कंज्यूम किया जा सकता था, लेवरेज दी जा सकती थी या लेवरेज ली जा सकती थी, अदालत ने उसे पहले ही एग्जॉस्ट कर लिया है और जज साहिबान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी महदूद रह गई हैं। अब 2 ही ऑप्शंस हैं बादियों नज़र में। एक ऑप्शन ये है कि अदालत 14 मई का जो हुक्म है उसके हवाले से दोबारा कहे, रिएटरेट करे अपनी पोजीशन। गो के इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया है कि अब बिल्कुल नामुमकिन है 14 मई को पंजाब के अंदर होना इलेक्शन, लेकिन अदालत ये कह सकती है कि हमने बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी थी तमाम इदारों को और हुकूमत को भी कि ये फ़ंड जारी करें। हमने स्टेट बैंक को भी कहा कि फ़ंड जारी किए जाएँ, उन्होंने मुख्तस कर दिए, जारी नहीं किए। तो अदालत जो भी इस रस्ते में हायल हुआ है, पहले वज़ीर आज़म या काबीना, उनको कह सकते हैं कि आप जवाब दीजिए, आपने अदालत के हुक्म के ऊपर क्यों तामील नहीं की। वज़ीर आज़म को तलब भी किया जा सकता है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि अदालत के पास ऑप्शंस महदूद हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी ली जा सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अदालत, जिसका पहले जिक्र अपने फैसले के अंदर कर चुकी है कि आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के तहत तमाम मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और जुडिशल अथॉरिटीज़ ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के और हुक्म मानने के लिए पाबंद हैं। तो अदालत कहे कि जो अदालती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन अगर सजाद अली शाह साहब के दौर को दोहराया भी जाता है तो यहाँ मामला सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करने का नहीं है। यहाँ मामला मुख्तलिफ है कि आप इलेक्शन करवाएं। डिफेंस मिनिस्ट्री अपने हवाले से एक ब्रीफिंग दे चुकी है, डिफेंस पर्सनल आके बता चुके हैं एट द वेरी हाईएस्ट लेवल के इस वक्त बड़ी फुली एंट्रेंच्ड है और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा अब अदालत कैसे अमल दरामद करवाएगी अपने इस फैसले के ऊपर? और जो तहरीर कर सकती है। इन तमाम चीज़ों के बाद ये भी हुआ कि अदालत ने खुद ने गुंजाइश निकाली अपने ही हुक्म के ऊपर, और वो ये था कि जी आप मुज़ाकरात करके हल निकालें। अब जबकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हम तो फ्लेक्सिबल हुए, हुकूमत कह रही है हम 15 दिन से फ्लेक्सिबल हुए, मिड अगस्त की जगह हम जुलाई के आखिर तक माने हैं। तो क्या मुमकिन होगा अदालत के लिए कि ये कहे कि जी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, इनकी ज़्यादा थी, इसलिए हम ये फैसला दे रहे हैं? ये सियासी तौर पर एक और पेचीदा सूरत हाल नहीं पैदा होगी? यकीनी तौर पर पेचीदा है शाहजेब साहब, इसलिए क्योंकि लफ्ज़ जो पॉलिटिकल थिकेट अदालत की फैसलों के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, मैंने भी अर्ज़ किया, वो इसी वजह से कि इलेक्शन और नेगोशिएशंस ये ऐसा मामला है जो कि पार्लियामान के फोरम के ऊपर, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर अंदर, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, सेनेट के अंदर बात हो सकती है, इसके ऊपर लेन देन हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकती है। जब अदालत पंचायती स्टाइल ऑफ जस्टिस अपनाएगी और ऐसे डिस्पेंस करेगी जस्टिस के जाइए आप गुफ्तगू करके आइए फिर हमें बताइए, आपकी अब जो जिस तरह आपने इस्तेमाल की कि
कि आपकी गुंजाइश अच्छी थी, इन्होंने गुंजाइश मुनासिब नहीं रखी, लिहाजा ये वायलेशन में है, तो उसके ऊपर तो कोई आइन और कानून मौजूद नहीं है। ना ही अदालत किसी को मजबूर कर सकती है, और ये अदालत ने कहा भी कि ना ही हम हदायत जारी कर रहे हैं, ना ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात कीजिए, हमने सजेस्ट किया था। ये अदालत की ऑब्जर्वेशंस में बात कही गई है। लिहाजा इन नेगोशिएशंस की आइनी या कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। अदालत ने अपने हुक्म को रोका है, अदालत ने जो अपना मामला चल रहा था उसको रोका और कहा अच्छा चले बात करके आप देख लें। आप बात करके देख लीजिए। अदालतें ऐसे फंक्शन नहीं करती, और जब सियासी मामलात के अंदर अदालत पड़ेगी तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। अदालत के ऑप्शंस महदूद हैं, या प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं या आर्टिकल 190 के तहत वो कहें कि हमारे हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाएं, लेकिन ये अमल दरामद कैसे होगा? क्या फौज को कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन को कान से पकड़ के कहें कि इलेक्शन करवाएं, या हुकूमत को कहा जाएगा कि आप कान से पकड़ के जाइए और 21 करोड़ रुपया 21 अरब रुपया जारी करिए, या स्टेट बैंक को कहा जाएगा कि नहीं जो मर्जी हो जाए आप ये पैसे रिमिट कीजिए टू द अकाउंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? ये तमाम बातें लार्जर देन लाइफ पिक्चर पोर्ट्रे करती है ना, तो ये मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। अदालत ने अपने हुक्म की इंप्लीमेंटेशन को खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लिहाजा मुझे एक बड़ी अनप्लेजेंट सी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मुनी फारूक की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा कि तहरीक इंसाफ बदल गई है, तहरीक इंसाफ का बयानिया बदल गया है, या एक अहम मामले में, इंतहाई अहम मामले में जो तहरीक इंसाफ गलत बयानी करती थी वो उससे पीछे हट गई है। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ ने एक दिलचस्प कलाबाजी खाई है। 1 साल से ज़ायद अरसे तक अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने, पाकिस्तानी कौम में अमेरिका से नफरत का बीज बोने, हकीकी आज़ादी का नारा लगाने और मुल्क की मुआशी और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने के बाद अब तहरीक इंसाफ उसी अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। अमेरिका को मुआशी मामलात पर खुद जाकर ब्रीफिंग दे रही है और IMF समेत तमाम आलमी मालियाती इदारों से किए गए वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानियाँ करा रही है। इसके अलावा अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए लॉबिंग और PR फर्म्स की खिदमात हासिल की गई हैं, और तहरीक इंसाफ हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रही है और उस अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत की शिकायतें लगाई जा रही हैं, जिसे कुछ माह पहले खुद तहरीक इंसाफ ने वॉइसराय करार दिया था। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी गुज़िश्ता 3 महीनों में 2 दफ़ा अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात कर चुके हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर रवा साल मार्च में 2 दफ़ा इस्लामाबाद में यूरोपी और गैर मुल्की सफ़ीरों और सिफारतकारों से मुलाकातें कर चुके हैं। खुद इमरान खान भी 1 मार्च को ज़मान पाक में एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात कर चुके हैं, और वो अब भी मुसलसल अमरीकी कानून साजों से टेलीफोन पर राब्ते कायम कर रहे हैं और उनको ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि PTI अमरीका मुखालिफ नहीं है, और PTI की लॉबिंग के नतीजे में अमरीका में इमरान खान के हक़ में सियासतदान आवाज़ें भी उठा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो ये मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हुकूमत से जाते जाते इमरान खान हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी से निजात का नारा लगाकर IMF से किया गया अपना ही मुआहदा तोड़ गए थे, और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF से वादा करके उल्टा उनकी कीमतों में कमी कर गए थे और मुल्क की मईशत को तहस नहस कर गए थे। और सोने पर सुहागा ये कि जाते जाते IMF के मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए एक और एमनेस्टी स्कीम भी दे गए थे। लेकिन अब वही तहरीक इंसाफ अमरीका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही है और उन्हें यकीन दिला रही है कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली तो IMF की शराइत का एहतराम किया जाएगा। इस हवाले से सहाफ़ी रिजवान शहजाद ने अपनी खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मिलने की सूरत में वो रियासत की तरफ से आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से किए गए वादों पर अमल करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक 2 हफ्ते पहले PTI के हुकाम की अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ एक नशिस्त हुई ताकि PTI का मुआशी बहाली का प्लान शेयर किया जा सके और ये यकीन दहानी भी कराई जा सके कि तहरीक इंसाफ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम जारी रखेगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अमरीका से राब्ते में है। PTI की मुआशी टीम, जिसमें असद उमर और हमाद अजहर भी शामिल हैं, उसने हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से PTI की मुआशी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात उस सिलसिले की अहम कड़ी है जिसके तहत रवा साल फरवरी में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए एक अमरीकी वफ़द ने फवाद चौधरी से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक पिछली मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने PTI से कहा था कि वो अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर करे और IMF प्लान से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ बयान करे। खबर के मुताबिक ये प्रपोजल उस वक्त निकाला गया था जब तहरीक इंसाफ ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मुस्तकबिल में अपना अमरीका मुखालिफ बयानिया छोड़ देगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि PTI ने अमरीका से 3 महीने का, 9 महीने का, 2 साल का और 5 साल का मुआशी प्लान शेयर किया है। PTI के 2 रहनुमाओं ने बताया कि अमरीकी हुकाम और इमरान खान के दरमियान भी एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसका वक्त तय नहीं हुआ है। अभी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें PTI अमरीका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही है और ये यकीन दहानी करा रही है
कि वो ना सिर्फ बेहतरीन मुआशी प्लान बना चुकी है बल्कि IMF और दीगर मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ किए गए मुआशी एग्रीमेंट्स पर भी कायम रहेगी। हालांकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है उसका आगाज़ ही PTI ने किया था। PTI ने खुद ही IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा किया, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुद PTI के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते रहे कि IMF से मुआहदे के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे प्रोग्राम में भी माना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दाम की वजह से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नजर आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर फिर उसके कुछ दिन बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में अपनी हुकूमत जाती देखकर इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय मजीद कम करके एक ही कीमत पर फ्रीज कर दी, बिजली की कीमत भी कम कर दी और अरबों रुपए की अनफंडेड सब्सिडी का ऐलान कर दिया। हम 70 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी देते हैं, यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। अगर हम ये ना करें 70 अरब रुपए का, तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो 220 रुपए लीटर का। खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। और फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और साथ ही उनके इस फैसले ने मुल्क की मईशत को भी सियासत की नज़र कर दिया। मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडलाने लगे। नई हुकूमत के लिए IMF का मुआहदा बहाल कराना सख्त तरीन चैलेंज साबित हुआ और मुश्किल सियासी फैसलों में ताख़ीर करके मौजूदा हुकूमत ने भी मजीद नुकसान पहुँचाया। खुद साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ये कहते नजर आए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। और फिर बाद में IMF की कंट्री रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता प्रोग्राम रिव्यू के बाद प्रोग्राम की शराइत पर अमल न करने पर सख्त तनकीद की गई और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को मईशत की खराबी की वजह करार दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में यानी जुलाई से दिसंबर 2021 में बजट पर IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अमल हो रहा था और हुकूमत प्राइमरी बजट सरप्लस देने में भी कामयाब रही थी। मगर फिर तीसरे क्वार्टर में यानी कि जनवरी से मार्च के दरमियान प्रोग्राम टारगेट मिस होना शुरू हो गए और ऐसे ऐलानात कर दिए गए कि गुज़िश्ता माली साल के टारगेट्स के लिए जो हुकूमत ने वादे किए थे वो मुतासिर हो गए। फरवरी 2022 के आखिर में हुकूमत ने खर्चों में 24% का इजाफा कर दिया, जिसकी बड़ी वजह सब्सिडीज का ऐलान था। तेल और बिजली पर 4 माह की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बढ़ती हुई दरामदाद की वजह से FBR के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता रहा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जीरो करने और दीगर खर्चों में इजाफे से गुज़िश्ता माली साल के खसारे का टारगेट खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान पर फाइनेंसिंग के दबाव में भी इजाफा हो गया। और इसी के साथ साथ फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के खिलाफ था। और फरवरी में ऐलान किए गए इस महंगे पैकेज को ख़त्म करने में देर करने से हुकूमत की फिस्कल कारकर्दगी पर असर पड़ा। यानी वाज़ेह कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया। मौजूदा हुकूमत भी कोई बेहतर मुआशी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तारीखी महंगाई का शिकार है। और अब तहरीक इंसाफ अमेरिका को यकीन दहानियाँ करा रही है कि अगर हुकूमत में आएंगे तो IMF के साथ काम करेंगे। हालांकि हुकूमत से जाते जाते मुआहदा तोड़ गए थे और अब कह रहे हैं कि मुआहदे की शराइत पर अमल करेंगे। मगर अलमिया ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने वफाक में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भी IMF के साथ पाकिस्तान की डील को नाकाम बनाने की कोशिश की और मईशत को फिर दाव पर लगाया। मौजूदा हुकूमत ने प्रोग्राम बहाली के लिए IMF से वादा किया था कि बजट खसारे और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट पूरा करेंगे और इसके लिए सूबे बजट सरप्लस देंगे। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त में पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का एक ख़त सामने आया, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा था कि सूबाई हुकूमत सैलाब की सूरत हाल के 22 बजट सरप्लस नहीं दे सकती। फिर कुछ दिन बाद ये शवाहिद सामने आ गए कि
कि बजट सरप्लस ना देने के ऐलान के फैसले की वजह सैलाब की सूरत हाल नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की IMF से डील नाकाम बनाना थी, क्योंकि उस वक्त PTI के साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। इस ऑडियो में शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना से कह रहे हैं कि वफाक को ख़त लिख कर IMF मुआहदे पर अमल करने से इनकार किया जाए, ख़त की कॉपी IMF को भी भेजी जाए। फ्लड्स आए हैं, इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। ठीक है ना, मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले ये हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो वो कर देंगे। इसके अलावा लीक होने वाली दूसरी ऑडियो में शौकत तरीन ने पंजाब के वजीर ख़जाना मोहसिन लगारी से कहा कि ये जो IMF को आपने कमिटमेंट दी है, आपने अब ये कह देना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन से मोहसिन लगारी ने सवाल भी किया कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन ने कहा कि जिस तरह हमारे चेयरमैन और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं, हमें मिसट्रीट कर रहे हैं, हम ऐसा सीन करेंगे कि ये ना नजर आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी ये पैसे किधर से पूरे करेंगे। Can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ शौकत तरीन की ऑडियो का दिफा करती रही, हालांकि इस ऑडियो से यह साबित हो रहा था कि तहरीक इंसाफ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत आखिरी लम्हात में IMF के साथ मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर रही थी और अपनी सियासत को मुल्क की मईशत पर तरजीह दे रही थी। मगर अब यही तहरीक इंसाफ अमरीका को यकीन दहानियाँ करा रही है कि दोबारा हुकूमत मिली तो हम IMF समेत आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के साथ रियासत के तमाम मुआहदों पर कायम रहेंगे। इस हवाले से अमरीका का एतमाद हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकात कर चुकी है और यह खबर भी है कि अमरीकी हुकाम से खुद इमरान खान की भी मुलाकात हो सकती है। वैसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई जमात चाहती है कि उसके अमरीका से बेहतर ताल्लुकात हों या अमरीकी अवाम में उसका मस्बत इमेज कायम हो, लेकिन यह बात खुद इमरान खान के अपने बयानिए और इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ है और उनके अपने कहे हुए अल्फाज और नारे अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर ये सब तहरीक इंसाफ की जगह किसी और जमात ने किया होता तो सोचिए कि इमरान खान ने उनका क्या हाल किया होता, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे तो वो अपोजिशन रहनुमा और अपने मुखालफिन की गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकातों पर सख्त तनकीद करते थे, बहुत बुरा समझते थे, फिर अपनी हुकूमत जाने के बाद ऐसी मुलाकातों को हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा करार देते थे। अब खुद अपोजिशन में होते हुए मिल रहे हैं। हमें पता कैसे चला अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। अब देखें एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दी। अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। मगर अब खुद तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और अमरीकी सफ़ीर समेत गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातें कर रही है, अमरीका को अपना मुआशी प्लान बता रही है ताकि आइंदा हुकूमत में आने के लिए अमरीका का आशीर्वाद हासिल हो जाए। हमने इस सवाल से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।